लेकर एक स्पष्ट आशावाद नजर आता है कार्ल मार्क्स में। अब अगर हम वेबर की बात करें, आप देखें कि वेबर समाजों के इस पूरे विश्व के विकास को तर्क संगतीकरण की प्रक्रिया के बढ़ते हुए विकास के क्रम में समझने की कोशिश करता है। और हम लोग ये जानते हैं, पिछले चर्चा में हम लोग ये देख चुके हैं कि जब नौकरशाही आती है तो नौकरशाही मूलतः लिखित नियमों पर कार्य करने वाला एक तार्किक संगठन है, जो तर्क संगतीकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है। लेकिन वेबर भविष्य के लिए थोड़ा निराशावादी नजर आता है। कहता है ये धीमा धीमा ये जो नौकरशाहीकरण बढ़ता जा रहा है। अब आप देखें मार्क्सियन फ्रेम में हम देखें तो भविष्य में सर्वहारा की तानाशाही होगी, फाइनली सर्वहारा की तानाशाही खत्म हो जाएगी और सबको बराबर का एक अवसर रहेगा। वेबर कहता है ये धीमे धीमे नौकरशाही की तानाशाही, तानाशाही से मेरा मतलब या जो वेबर का मतलब है नियमों कानूनों का बढ़ता हुआ संजाल। ये जो बढ़ता हुआ संजाल है नियमों कानूनों का, ये दैनिक जीवन के तमाम भावनात्मक पक्षों की एक तरीके से हत्या कर देगा, क्योंकि हम मनुष्य के रूप में भावनाओं की अनदेखी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हर चीज नियमों कानूनों के दायरे से ही होती चली जाएगी तो डेली लाइफ, फैमिली लाइफ, सारे मानवीय संबंध धीमे धीमे नियमों कानूनों के अधीन होते जाएंगे, जिसके बारे में वेबर कहता है कि अंततः मनुष्य अपने ही बनाए लोहे के पिंजरे में कैद हो जाएगा। यहां जो लोहे का पिंजरा है ये नियमों कानूनों का बढ़ता हुआ संजाल है। असल हम अपने ही बनाए नियमों कानूनों के दायरे में अपने को कैद कर लेते। तो वेबर कहीं ना कहीं अगर इन दोनों से कंपेयर करें तो वेबर भविष्य को लेकर कुछ हद तक निराशावादी नजर आता है। और अब एक और महत्वपूर्ण चर्चा, जिसके बाद हम लोग आज की चर्चा को खत्म करेंगे, वो ये है कि इन तीनों का समाजशास्त्र को क्या योगदान है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इन तीनों ने जो अध्ययन किया वो अपने आप में समाजशास्त्र की शुरुआती दशा और दिशा को तो निर्धारित करता ही है। आज का समाजशास्त्रीय विकास भी इन तीनों विचारकों के योगदानों के बगैर संभव नहीं हो सकता था। एक तरीके से ये तीनों लोग नींव के पत्थर हैं। अगर हम दुर्खीम को देखें तो प्रत्यक्षवाद का प्रयोग, प्रकार्यवादी नजरिए से देखने का तरीका, दरखाइन के बाद मेरिनोस्की आए, रेडक्लिफ ब्राउन आए, पार्सन्स आए, मर्टन आए, ये सब प्रकारवादी हैं जो पूरी तरह से दरखाइन की परंपरा का अनुसरण करते हैं। उसके बाद नौ प्रकारवाद आया, वो भी इनकी परंपरा को अनुसरण करते हुए उसमें कुछ संशोधन करता है। तो न्यू में दरखाइन है। आज भी तमाम अध्ययन ऐसे होते हैं जिन पे प्रकारवादी नजरिए की छाप होती है, जिसके फाउंडिंग फादर या जन्मदाता दरखाइन माने जाते हैं। और दरखाइन में जो समाजशास्त्रीयवाद है, देखिए दरखाइन शुरुआती दिनों की चुनौती का सामना कर रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण है समझने की बात। जिन दिनों समाजशास्त्र विकसित हो रहा था उन दिनों दूसरे विषय प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे लोगों की निगाहों में। तो बहुत सी ऐसी चीजें जो समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु थी वो दूसरे विषय अपने नजरिए से देख रहे थे। जैसे धर्म, आपने देखा पिछली क्लास में दरखाइन पे नैतिकता के शास्त्र के लोग, प्राकृतिक विज्ञान के लोग, भूगोल के लोग अपने अपने नजरिए से उसकी उत्पत्ति की बात करते थे। आत्महत्या पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक विषय की विषय वस्तु है। तो दरखाइन में सबसे पहला वो व्यक्ति है जो स्पष्ट चुनौती स्वीकार करता है और एक समाजशास्त्रीय अध्ययन करने के तरीके को विकसित करता है। और जब वो जोर देता है कि सामाजिक तथ्यों को सामाजिक तथ्यों के संदर्भ में ही समझना चाहिए, तो ये जो समाजशास्त्रीयवाद है ये भी आने वाले दिनों के लिए काफी महत्वपूर्ण तथ्य बन जाता है। वेबर जिसका फर्स्थेन और आइडियल टाइप काफी चर्चित रहा, और फर्स्थेन के ही प्रभाव में
वेबर ने समाजशास्त्र की एक नई परंपरा आई जिसको व्याख्यात्मक समाजशास्त्र कहा गया, इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी। वेबर के बाद फेनोमेनोलॉजी, घटनाक्रम विज्ञान आया, अल्फ्रेड शूट, बर्जर और लकमैन। उसके बाद लोक विधि विज्ञान जैसे चर्चित धारणाएं आई जिसमें गार्फिंकल, गॉफमैन और उसके बाद तमाम लोग। तो वेबेरियन तरीके से समाज को समझने का ये जो दरखाइन से बिल्कुल भिन्न नजरिया आया, उसने समाजशास्त्र को एक नई दिशा दी जो आज तक लोग प्रभावित होते रहते हैं। वेबर का आदर्श प्रारूप तो काफी चर्चित रहा है, खासकर नौकरशाहियों के अध्ययन करने के। तमाम बड़े बड़े लोगों ने नौकरशाही के अध्ययन में, दुनिया भर की नौकरशाही के विश्लेषण में वेबर के आइडियल टाइप का यूज किया और आज भी यूज होता है वेबर के आइडियल टाइप का। और कार्ल मार्क्स निसंदेह एक बहुत बड़ा विद्वान, जिसके बाद संघर्ष का समाजशास्त्र एक नया दौर लेकर आता है समाजशास्त्र। डेरेनडार्फ और तमाम लोग मार्क्स से असहमत हैं कई मामलों में, और बहुत से लोग मार्क्स के संघर्ष सिद्धांत को हूबहू लेकर आते हैं। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि मार्क्स के बाद समाजशास्त्र में संघर्ष समाजशास्त्र का ये जो नया ट्रेडिशन आया, इसका सूत्रधार कार्ल मार्क्स। उसके पहले तक प्रकारवाद अपना प्रभुत्व जमा चुका था, लेकिन संघर्ष समाजशास्त्रियों ने कहा कि समाज में केवल एकता नहीं होती, समाज में संघर्ष और परिवर्तन भी होता है। इसके साथ ही मार्क्स के प्रभाव में एक और खास बात आई, सिद्धांत का व्यवहार में प्रयोग, जिसको फ्रांसीसी भाषा में प्रैक्सिस कहते हैं। सिद्धांत और व्यवहार का मिश्रण, प्रैक्सिस। लोग ऐसा मानते हैं कि मार्क्स के सिद्धांतों में प्रैक्सिस है। मार्क्स केवल समाज की व्याख्या नहीं करता, समाज को बदलने का प्रारूप भी देता है, जो उसके मैनिफेस्टो अभी कम्युनिस्ट पार्टी में क्लियर कट दिखाई देता है। इसीलिए उसके कब्र पे लिखा हुआ है, दार्शनिकों ने संसार को विविध तरीके से समझावन है, प्रश्न इसे बदलने का है। तो ये जो बदलाव का समाजशास्त्र है, यानी ज्ञान का प्रयोग समाज के उत्थान के लिए, इसने समाजशास्त्र को ही नहीं प्रभावित किया, इवन बहुत सी साहित्यिक धाराएं भी इससे प्रभावित हुई। हिंदी साहित्य का मशहूर जो प्रगतिवादी अवधारणा है, वो भी मार्क्स के इसी सिद्धांत से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित दिखाई देती है कि आखिर कविता किसके लिए? कविता समाज में बदलाव के लिए। तो मार्क्स एक ऐसा विचारक है जो केवल समाजशास्त्री नहीं, साहित्य, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, दर्शन शास्त्र, सब में समान रूप से महत्वपूर्ण है और सब में पढ़ा और पढ़ाया जाता है। और आज तक का पूरा विश्लेषण इसी फ्रेम में देखा जाता है। बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि समाजशास्त्र या दूसरे महत्वपूर्ण विषय दो स्पष्ट धाराओं में बढ़ जाते हैं, मार्क्सवादी विश्लेषण, गैर मार्क्सवादी विश्लेषण। अर्थशास्त्र में भी कहा जाता है मार्क्सवादी अर्थशास्त्री, गैर मार्क्सवादी अर्थशास्त्री। तो मार्क्स के नजरिए से भारतीय समाज को भी समझने की कोशिश की गई, दरखाइन के नजरिए से भी भारतीय समाज को समझने की कोशिश की गई और वेबेरियन प्रारूप में भी समझने की कोशिश की। बहुत से भारत में प्रमुख अध्ययन हुए जो प्रकारवादी अध्ययन किया जाता है। इसमें दरखाइन जो सूत्रधार है पूरे समाजशास्त्र में प्रकारवाद के, एम.एन. श्रीनिवास का, जो भारत के मशहूर समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास द्वारा दी गई अवधारणाएं पूरी तरह से प्रकारवादी नजरिए से प्रस्तुत की गई अवधारणाएं। वेबर का तो अपने आप में भारत के हिंदू धर्म का विश्लेषण और उसके पूंजीवाद का जो सहसंबंध है, ये काफी चर्चित रहा है। और मार्क्स को लेकर भारत में तमाम महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हुए, जिसमें ए.आर. देसाई, रामकृष्ण मुखर्जी और काफी हद तक ऐसे भी समाजशास्त्री जो मार्क्स की लाइन को फॉलो करते हैं, लेकिन मार्क्स में थोड़ा बहुत हेरफेर करके भारतीय समाज को समझने के लिए उसको लागू करने की कोशिश करते हैं। जैसे दुर्जटी प्रसाद मुखर्जी, जो लखनऊ स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी में एक बड़ा नाम है, जो अपने आप को मार्क्स शास्त्री कहते हैं, मार्क्सवादी नहीं कहते। उनका मानना है कि मार्क्स के सिद्धांत भारत में लागू किए जा सकते हैं, थोड़े बहुत हेरफेर के साथ, भारत की मूलभूत तथ्यों को देखते हैं। तो आज की चर्चा में हम लोगों ने कोशिश की कि जो सोशियोलॉजिकल थियरी के BSOC 133 कोर्स कोड में तीन मूलभूत विचारकों की बात हो चुकी है, दुर्खीम, मार्क्स और वेबर। इन तीनों को एक दूसरे से जोड़ते हुए इनके विविध पक्षों पर बात की जाए
ताकि आपके समक्ष कोई कंफ्यूजन न रह जाए, और जब आप तीनों को एक दूसरे के साथ रख के देखेंगे तो ये तीनों विचारक और महत्वपूर्ण तरीके से आपके सामने उभर कर आएंगे। और हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी विचारक को समझने के लिए उसकी सामाजिक और बौद्धिक दोनों पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। नमस्कार, मैं पवन कुमार में, समाचार विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय।